अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। डॉलर की इतनी ताकत है कि इसकी वजह से यूएस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को कुछ ही दिनों में स्टेबल या तबाह कर सकता है। इसका दुनिया पर इतना इन्फ्लुएंस है कि यूएस इकोनॉमी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से पूरी दुनिया मुतासिर होती है। इसलिए जब भी यूएस इकोनॉमी ऊपर या नीचे जाती है तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में असर पड़ता है। यहाँ पर तीन सवालात उठते हैं। तो ये डॉलर इतना पावरफुल हुआ कैसे? जब भी हमने देखना हो कि पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है तो डॉलर से कंपेयर करके क्यों देखते हैं? रशिया, चाइना या इंग्लैंड की करेंसी के कंपैरिजन में क्यों नहीं देखते? ऐसा क्यों कि जब भी कोई मुल्क अपने फॉरेन रिजर्व्स बताता है तो वो डॉलर्स में बताता है कि हमारे पास इतने बिलियन डॉलर्स हैं या उतने बिलियन डॉलर्स, किसी और करेंसी में क्यों नहीं बताते? यूएसए ने कैसे अपने आप को चालाकी और बदमाशी से इतना ताकतवर बनाया, ये सब समझने के लिए आज हिस्ट्री की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पर बात करते हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई और तकरीबन पूरा यूरोप एक दूसरे से लड़ाई में मसरूफ हो गया। अब जैसे जंग में होता है कि नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई और ये मुल्क अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के काबिल भी नहीं रहे। सिर्फ यूएस ऐसा मुल्क था जो जंग में शामिल नहीं था। इसकी फैक्ट्रीज भी चल रही थी, फाइनेंशियली स्टेबल भी था और इसके पास जंगी टेक्नोलॉजी भी थी। सब यूरोपियन मुल्क वेपन्स और दूसरी चीजें जैसे वीट, राइस वगैरह खरीदने के लिए यूएस के पास गए, लेकिन यूएस ने उनको कहा कि वो सारी ट्रेड या तो डॉलर्स में करेगा या गोल्ड में। ये मुल्क गोल्ड दे देकर वेपन और सामान लेने लगे। आहिस्ता आहिस्ता यूएस के पास दुनिया का 60 से 70% गोल्ड जमा हो गया। 1917 में यूएस भी जंग में कूद पड़ा, लेकिन तब तक ज्यादातर जंग लड़ी जा चुकी थी और यूएस की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसके कंपैरिजन में यूरोप की इकोनॉमी की हालत इंतहाई बुरी थी। अभी यूरोप ठीक से संभला भी नहीं था कि 1939 आ गया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और एक बार फिर वही कहानी रिपीट हुई। यूरोप लड़ रहा था, अमेरिका उसको गोल्ड के बदले वेपन्स और रोजमर्रा का सामान बेच रहा था और जब वॉर खत्म होने के करीब आई तो अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। इस बार अमेरिका के पास दुनिया का 80% गोल्ड जमा हो गया। उस वक्त करेंसी गोल्ड बैक्ड थी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरी हाउ मनी वर्क्स के नाम से एक वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन सिंपल अल्फाज में ये कि असल करेंसी गोल्ड थी और पेपर मनी सिर्फ गोल्ड की रिसीट के तौर पर काम करती थी। इसलिए मुल्क उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता था जितना उसके पास गोल्ड होता था। तो जैसे कि हमने देखा कि दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास आ चुका था और बाकी दुनिया के पास कुछ खास बचा नहीं। अब इनकी इकोनॉमीज कैसे चलती? इस मसले को सुलझाने के लिए 1944 में 44 मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि सब मुल्क अपनी करेंसी डॉलर के साथ लिंक कर देंगे क्योंकि डॉलर पहले ही गोल्ड के साथ लिंक्ड था। इसका मतलब ये हुआ कि जहां हर मुल्क ने अपने गोल्ड के लिए अपनी करेंसी बनाई हुई थी जो सिर्फ अपने ही मुल्क में चलती थी और किसी और मुल्क के साथ ट्रेड के लिए लोकल करेंसी नहीं बल्कि गोल्ड के साथ ट्रेड होती थी, तो इस एग्रीमेंट की वजह से डॉलर एक ग्लोबलाइज्ड करेंसी बन गई कि अब सारे मुल्क इसी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इसी कॉन्फ्रेंस में इन यूरोपियन मुल्कों की डिस्ट्रॉयड इकोनॉमीज को ठीक करने के लिए दो और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, आईएमएफ और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अब वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अब यूएस ने नोट पे नोट छापने शुरू कर दिए। इतना गोल्ड नहीं था जितने डॉलर्स प्रिंट करने लगा। दूसरे मुल्कों को शक हुआ तो उन्होंने फेडरल रिजर्व और प्रिंटिंग का ऑडिट कराने का मुतालबा किया, लेकिन यूएस ने इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मुल्कों ने प्रेशर बिल्ड किया तो उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को ऐलान कर दिया कि आज से यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा। जितना हमारे पास गोल्ड है उतने तुम्हारे पास यूएस डॉलर्स हैं, तो अब यही डॉलर्स ही स्टैंडर्ड हैं। इसको निक्सन शॉक भी कहा जाता है। पूरी दुनिया को बहुत झटका लगा, लेकिन वैसे भी सारा गोल्ड यूएस के पास था तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए सब खामोश हो गए और इस तरह यूएस डॉलर अकलौती ग्लोबल करेंसी बन गई। आज भी दुनिया का 70 से 80% गोल्ड यूएस के पास है। वियतनाम वॉर की वजह से यूएस की इकोनॉमी कमजोर होने लगी, जबकि कई मुल्कों की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो रही थी। यूएस को ये खौफ हो गया कि कहीं डॉलर को कोई और रिप्लेस ना कर दे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू खत्म हो गई तो हमारी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी।
अब यूएस ने दिमाग लड़ाया कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसकी हर मुल्क को जरूरत है वो है ऑयल। अगर वो हाथ में आ जाए तो हमारा कंट्रोल बना रहेगा। तो वो 1973 में सऊदी अरब के पास गया जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, और उनके साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इसके मुताबिक सऊदी अरब अपना ऑयल जिसको भी बेचेगा उसकी पेमेंट्स डॉलर्स में होंगी। इसके बदले में यूएस सऊदी अरब को मिलिट्री असिस्टेंस देगा और प्रोटेक्ट करेगा, और अगर ये ना किया तो सऊदी अरब नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। तो इस तरह ये एग्रीमेंट हो गया। इसके मुताबिक अगर पाकिस्तान सऊदी अरब से ऑयल खरीदता है तो पाकिस्तानी रुपए या सऊदी रियाल में नहीं बल्कि यूएस डॉलर्स में पेमेंट करता है। तो अब जिस मुल्क को भी तेल की ज़रूरत होती है तो वो पहले अपनी करेंसी को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करता है। इसके कन्वर्जन चार्जेस यूएस को मिलते हैं। इसके साथ ही यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर मजबूत रहता है। ये तो अक्सर हम सुनते हैं कि जिस मुल्क में भी तेल निकलता है अमेरिका वहां पहुंच जाता है। ये इसी वजह से है कि अमेरिका उनको धमकी या लालच देकर उनसे डॉलर्स में ऑयल बेचने का एग्रीमेंट करता है। इसीलिए आज दुनिया में तकरीबन सारे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज डॉलर्स में पेमेंट्स लेते हैं। यूएस को टक्कर देने की कोशिश की थी सद्दाम हुसैन ने। उन्होंने कहा कि इराक तेल की सारी ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर्स की बजाय इराकी दिनार में करेगा। उसके बाद यूएस ने जो सद्दाम हुसैन और इराक के साथ किया वो पूरी दुनिया जानती है। लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी ने भी पेट्रो डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की। उनको भी मुल्क में अनरेस्ट करवाकर कत्ल कर दिया गया, और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को पैगाम दिया गया कि यूएस को चैलेंज नहीं करना। आज डॉलर का जो भी दबदबा बना हुआ है वो पेट्रो डॉलर की वजह से ही है। तो क्या यूएस डॉलर हमेशा अनचैलेंज्ड रहेगा? जी नहीं, आज का दौर मुख्तलिफ है। लीबिया और इराक कमजोर मुल्क थे और डॉलर को चैलेंज करने का फैसला उनका एक इंडिविजुअल फैसला था, लेकिन आज बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डॉलर को चैलेंज कर रही हैं। चाइना, रशिया और इंडिया जैसी इकोनॉमीज अब ट्रेड के लिए अपनी अपनी करेंसीज इस्तेमाल करने पर गौर कर रही हैं। इस साल 2023 में ब्रिक्स की मीटिंग में ये आइडिया भी प्रेजेंट किया गया कि ऐसी सेंट्रलाइज्ड करेंसी बनाई जाए जो कि डॉलर की ग्लोबल करेंसी के स्टेटस को चैलेंज कर सके। हालांकि ये अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि यूएस डॉलर इतना मजबूत है कि उसकी वैल्यू को इतने जल्दी कम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम इस पर मेंटल वर्क तो शुरू हो चुका है।